हेलो, क्या हाल है। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी का पार्ट 2। जो कॉलबर्ग की थ्योरी थी वो यूनिवर्सल थी, मतलब कि हर जगह एप्लीकेबल थी। और यही इसका ड्रॉबैक भी था, लास्ट में आपको बताएंगे क्यों। ये प्री कन्वेंशनल थिंकिंग से शुरू होती है, जिसमें बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करता है और एक सेंस डेवलप करता है यूनिवर्सल जस्टिस की। और मॉरल डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि एडोलेसेंस से लेके एडल्टहुड तक एंड होता है। कॉलबर्ग के हिसाब से कुछ ही लोग 5th और 6th स्टेज तक पहुंच पाते थे। तो कॉलबर्ग ने क्लिनिकल इंटरव्यूज़ लेके 3 लेवल बनाए थे, जिस जो थे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड था। प्री कन्वेंशनल लेवल आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। कन्वेंशनल लेवल आता है आपका गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आता है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इन 6 स्टेजेस और 3 लेवल में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप शॉर्टकट बना सकते हो। देखो, प्री और पोस्ट का मतलब तो तुमको पता ही होगा, और उसके बीच में कन्वेंशनल घुसा दिया, और इन सब का है शॉर्ट फॉर्म पिगलसू। अब इस पिगलसू को याद कर लो और इसी को यूज़ करके पेपर में लिख के आ जाना, ठीक है। अब हर एक स्टेज को हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। इसमें बच्चों को अथॉरिटी का फियर होता है, वो पनिशमेंट्स को अवॉइड करने के चक्कर में हर काम सही से करते हैं और मॉरली बिहेव करने की कोशिश करते हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के बाद में हमारी सेकंड स्टेज आती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चों को ये समझ आ जाता है कि कोई भी एक तरीका नहीं होता है किसी सही काम को करने के लिए, वो अथॉरिटी टू अथॉरिटी चेंज हो सकता है, और जो इंडिविजुअल है उनका हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। जैसे कि अगर बच्चों को सिखाते हैं कि आपको किसी को मारना पीटना नहीं है और किसी का सामान नहीं चोरी करना है, लेकिन यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने उसको पानी नहीं दिया तो उसने उसकी पेंसिल तोड़ दी, उसके हिसाब से उसने बहुत सही काम करा है, ठीक है। सेकेंड लेवल पे आता है हमारा कन्वेंशनल स्टेज है। इसमें इसका फर्स्ट स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि हम अथॉरिटीज़ या टीचर्स की नज़र में हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम कोई सभी ये बोले कि वाह ये तो कितना गुड बॉय है या कितनी गुड गर्ल है। बच्चा हमेशा अच्छी कैटेगरी में आना चाहेगा, क्योंकि उसको मार पिटाई से बचना होता है, प्लस अच्छी श्रेणी में भी आना होता है, जिसके उसको आजकल स्कूल्स में ग्रेड भी मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसमें जो बच्चा है उनको समझ आ जाता है, जो लगभग मोटे रूल्स होते हैं सोसाइटी के उनको वो समझ आ जाते हैं, और उसके हिसाब से वो रूल्स को फॉलो करते हैं, ताकि मतलब वो गिल्ट से बच पाएँ। जैसे कि यहाँ पे अब इसका पापा था, इसने गाड़ी भगा दी जबकि रेड लाइट ही हो रही थी, अभी दिखाई नहीं है मैंने, पर रेड लाइट हो रही थी सच्ची में। तो इसने बोला पापा क्रॉस क्यों कर रहे हो रोड को, तो पापा कहते हैं यार मेरे को देर हो रही है इसलिए मुझे क्रॉस करनी पड़ेगी। पर बच्चा मना कर रहा है कि मत करो, क्योंकि मैम ने बोला है कि जब हरी हो तभी निकलना, उसके पहले नहीं निकलना। पर पापा को जल्दी हो रही थी तो भग गए। फिर हमारी लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसका पहला पार्ट है सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें हमको इंडिविजुअल को ये पता लग जाता है कि जो रूल्स हैं लॉज हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जिसमें हमको अगर कुछ अच्छा करना है तो हमको उनको तोड़ना पड़ता है। जैसे हेंस के केस में सीन था कि जब उसने रॉबरी करी तो उसने रॉबरी अपनी वाइफ को मेडिसिन देने के लिए करी थी, ना कि ऐसी मतलब उसने जस्ट फॉर द सेक उसको मज़ा आ रहा था रॉबरी करने में इसलिए करी थी। फिर उसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेज का लास्ट पार्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, और इस स्टेज तक जो लोग आते हैं वो डेवलप कर चुके होते हैं मॉरल गाइडलाइंस, जो कि ज़रूरी नहीं है कि लॉ के हिसाब से सही ही होंगी। जैसे कि जो लोग इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं वो चाहे तो वो ह्यूमन राइट्स या जस्टिस या इक्वालिटी के लिए लड़ाई कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है हमेशा कि मतलब वो लॉ के फेवर में ही होंगे, वो अगेंस्ट में भी जा सकते हैं और सोसाइटी के अगेंस्ट में भी जाने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉलबर्ग के हिसाब से बहुत कम लोग थे जो स्टेज तक पहुंच पाते थे। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो कॉलबर्ग के मेथड थे वो नेगेटिव क्यों थे। तो सबसे पहले जो सैंपल्स थे उसमें बायसनेस थी, क्योंकि सारे के सारे मेल सैंपल लिए गए थे, 72 बॉयज़ थे, कोई भी इसमें फीमेल नहीं थी, और इसीलिए कैरल गिलिगन ने इसका विरोध करा था, क्योंकि उसने कहा था कि जो मेल्स की मोरालिटी है वो सिर्फ इसी थ्योरी में शो हुई है, और मेल्स मोरालिटी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉज और जस्टिस पे होती है, जबकि जो वुमेन्स की है वो कंपैशन और केयर पे होती है। सेकंड पॉइंट है अनफेमिलियर डेलिमास। जो डेलिमास थी वो अनफेमिलियर इसलिए थी क्योंकि जो कॉलबर्ग के सब्जेक्ट्स थे उन सभी की एज 10 to 16 ईयर्स की थी, और जो कॉलबर्ग ने डेलिमा का एग्जाम्पल ही दिया था, फॉर एग्जाम्पल हेंस डेलिमा, उसमें जो हेंस था वो मैरिड था, तो बच्चों के लिए सोचना लगभग हाइपोथेटिकल था। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जो कॉलबर्ग के रिसर्च मेथड्स थे वो काफ़ी पुअर थे। कॉलबर्ग का जो रिसर्च था वो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन पे बेस्ड था। इसका मतलब है जो कॉलबर्ग है उसने डिफरेंट एज टाइम पे बच्चों को टेस्ट करा था,
इसका बेटर वे हो सकता था कि वो लॉन्गिट्यूडनल मेथड फॉलो करे जो कॉलबॉय ने फॉलो करा था 1983 में। उन्होंने 58 मेल पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट करा था, कॉलबर्ग के ही पार्टिसिपेंट्स थे जो, उसको उसने 6 बार 27 सालों में उनको टेस्ट करा था और उनका दोनों का रिजल्ट सेम ही था। यानी कि जो कॉलबॉय ने लॉन्गिट्यूडनल मेथड से कंक्लूजन निकाला था वही कॉलबर्ग का क्रॉस सेक्शनल मेथड से कंक्लूजन आया था। इसके बाद हमारा लास्ट है हाइपोथेटिकल डेली मास एंड सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी आंसर्स बच्चों ने डेली मास के दिए थे वो सारे सही होंगे, क्योंकि रियल सिचुएशन और पेपर में आंसर देने में बहुत डिफरेंस होता है और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक रिस्पॉन्स ही अगले का भी रिस्पॉन्स होगा। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सेज है वो वेरी करेंगे। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी थोड़ी सी भी हंसी आई और आपको पढ़ने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस पर, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।